छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। और आपने कहा है तो मुझे विधानसभा में सदस्य के रूप में अवसर मिला है। जब ऐसे विषय आएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तो हम लोग कहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी छात्र संघ की उपज हैं और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी छात्र संघ की उपज हैं। तो छात्र संघ से उन लोगों का भी प्रारंभिक जीवन वहीं से शुरू हुआ है। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि एक ऐसे कैलेंडर बनना चाहिए कि छात्र संघ का चुनाव अनिवार्य हो। अभी तक तो मोदी जी की केवल आंधी लोगों ने देखा है। 2024 में मोदी जी की सुनामी आएगी, जो एक आध बच्चे हैं वो भी उसमें बह जाएंगे। जनता महसूस कर रही है कि पहले जनता मंत्रियों के दरवाजे पर खड़ी नजर आती थी, आज मंत्री जो है जनता के दरवाजे पर खड़े नजर आते हैं। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। पूर्ण बहुमत पाकर दोबारा सत्ता में लौटी बीजेपी की योगी सरकार का दूसरा ये कार्यकाल है और दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। ऐसे में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपलब्धियां गिनाई हैं, रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, वहीं सभी मंत्रियों को अपने विभागों का भी रिपोर्ट कार्ड पेश करना है, आगे का रोड मैप भी बताना है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं परिवहन मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह जी। दयाशंकर जी, सबसे पहले 100 दिन पूरे हुए हैं, अगर आपसे हम पूछें इन 100 दिनों की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है? वो किसी भी विभाग की हो सकती है, तो क्या कहेंगे? देखिए, सभी विभागों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2022 के संकल्प पत्र था उसके अनुसार उन्होंने सभी मंत्रियों को कार्य के अनुसार कोई 100 दिन में, 6 महीना में, 1 साल में, 2 साल में और 5 साल में कौन काम कितने दिनों में हो सकते हैं। जो तत्कालिक काम थे, जो बहुत आवश्यक थे, उसको तुरंत करना था, उसको 100 दिन की परिधि में रखा गया। हमारे विभाग में भी 11 काम ऐसे थे जिसको हम लोगों ने 100 दिन के परिधि में रखा था और उसको हम लोगों ने 100% पूरा किया है। जिसमें सबसे बड़ा काम हमारे विभाग ने जो एक मुश्त समाधान योजना हम लोग लाए, 916 करोड़ रुपया एक मुश्त 5,28,000 जो कमर्शियल गाड़ियां थी, जो 1957 से लगातार जो है उनके टैक्स पर टैक्स लग रहा था और कोई उस समय 100 रुपया टैक्स था, जो लाखों रुपया टैक्स हो गया था। ऐसे गाड़ियां थी, 1,66,000 लोगों पर आरसी कट गई थी। तो इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने जो कैबिनेट में ले जाकर के 916 करोड़ रुपया हम लोगों ने एक मुश्त माफ किया। और हमारे विभाग में ये बात होती थी कि डीएल बनाने के लिए बहुत प्रॉब्लम आती थी लोगों में, तो हम लोगों ने ऑनलाइन, माने जो हमारी लर्निंग लाइसेंस है उसको हमने 100% ऑनलाइन कर दिया। आज कोई भी व्यक्ति अपने घर में बैठ करके कोई भी अपने डीएल बना सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का माने 23 बस अड्डों को, बिल्कुल उस पर आ रहे हैं। जैसा आपने डीएल की बात कही, घर बैठा कोई भी बना सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि यूपी का परिवहन विभाग स्मार्ट हो गया है कामकाज में। देखिए, क्या आजकल टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, तो हम ज्यादा से ज्यादा मैंने अपने विभाग में जो नई तकनीकी का प्रयोग करके हम काम करना चाहते हैं। अभी आप और भी चीजें हैं, जैसे हमने शॉर्ट परमिट मैंने कर दिया ऑनलाइन। उसके बाद अभी अपनी बसों को भी हम वो करने जा रहे हैं, जीपीएस लगा रहे हैं। जीपीएस से हमारे जैसे रेलवे के ट्रैक पता चल जाता है कब ट्रेनें आ रही हैं, वो ट्रेनें अभी कहाँ पर हैं। उसी तरह हमारे परिवहन निगम की बसों को भी पता चलेगा कि हमारी बसें कहाँ पर है। किसी भी व्यक्ति को किसी रूट पर जाना हो तो कितनी उसको ऑप्शन मिलेगा उसमें। उसके बाद महिलाओं के लिए हम लोग जो है पिंक बस से चला रहे हैं, उसमें केवल महिला ही जो है यात्रा करेंगी। उसके कंडक्टर भी जो है महिला होगी और ड्राइवर भी हम चाहते हैं कि महिला हो, तो उसकी हम ट्रेनिंग जो है कानपुर में करा रहे हैं। 2 साल की ट्रेनिंग ले करके महिलाएं भी उसके ड्राइवर बनेंगी। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग विशेष जो है ध्यान दे रहे हैं। उसमें हम लोग पैनिक बटन भी उस बसों में, जो हमारी पिंक बस है उसमें लगा रहे हैं। जो हमारे ढाबे थे, जो ढाबे अभी ऐसे कहीं भी हमारे रोडवेज के बसें कहीं भी खड़ी हो जाती थी, अब हमने ढाबे अनुबंधित किया है और उसका एक नॉर्म्स बनाया है कि ये चीजें यदि रहेगी, अच्छे शौचालय, महिलाओं को बैठने के लिए अलग से व्यवस्था और आपके रेट चार्ट होना चाहिए।
क्या क्या बेच सकते हैं, वहाँ पर आप जो है मदिरा उदिरा ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो सब चीज़ों को एक वो करके हमने ढाबे भी अनुबंध किए हैं। बिल्कुल। तो 11 आपने बताए ऐसे आपने लक्ष्य 100 दिन के लिए तय किए थे विभाग का, और वो 11 लक्ष्य पूरे हो गए हैं। तो आगे के लिए, क्योंकि अब तो टास्क दिया गया है 6 महीने का, उसके बाद 1 साल का, तो अभी तो आपको रिपोर्ट कार्ड अपना भी विभागवार पेश होगा जब पेश करना है। तो आगे के लिए कोई ऐसा आपकी नजर में ऐसी कुछ योजना, ऐसा कुछ टास्क दिया गया है मुख्यमंत्री जी की तरफ? जिसे 6 महीना में ही मैं 6 महीना के मेरी जो वो है लिमिट है, उसमें हमने महिलाओं की मुफ्त यात्रा 60 वर्ष की ऊपर की जितनी महिलाएं होंगी उनको अपने परिवहन निगम की, हमारी 14,000 से ज़्यादा हमारी बसें हैं पूरे देश में चलती हैं, तो उन पर फ्री यात्रा, चाहे वो कितनी बार भी यात्रा करें, उनको फ्री की यात्रा माननीय हमारे योगी जी के संकल्प में था, उसको हम जो है 6 महीना में उसको पूरा करेंगे। आप कह रहे हैं कि विभाग में सारी योजनाओं का टास्क आपने पूरा किया 100 दिन के लिए। मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा कि जो 130 जो संकल्प थे उनमें से 97 पूरे हो चुके हैं, यानी ज्यादातर पूरे हो चुके हैं, बाकी पर काम चल रहा है। लेकिन विपक्ष इस बात को नहीं मान रहा है। अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया, कहा कि कुछ नहीं हुआ, विपक्ष लगातार ये कह रहा है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये उपलब्धियां विपक्ष को दिखाई नहीं पड़ रही हैं या नाकाफी हैं? देखिए, विपक्ष को सब कुछ दिख रहा है, लेकिन जो देखते हुए कोई कहे कि हमको दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए कोई तो इलाज नहीं है। अब आप ये बताइए कि माननीय अखिलेश जी 2014 में मुख्यमंत्री थे, मोदी जी के जो आंधी आई तो उस समय आप 80 में से 73 सीटें जो है भाजपा जी थी। 17 में उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई, उनको पता नहीं चला, प्रचंड बहुमत से भाजपा जीती। 19 में बेमेल गठबंधन उन्होंने किया, सपा बसपा कभी एक नहीं हो सकती थी, दोनों की विचारधारा अलग था, पूर्व और पश्चिम थे, दोनों मिल के लड़े, तभी मोदी जी की आंधी में टिक नहीं पाए और हम 67 से ज्यादा सीटें जीते। उसके बाद वो अपनी पत्नी तक की सीट नहीं बचा पाए। उसके बाद आप 2022 में आपने देखा कि किस तरह से 37 वर्षों के बाद योगी जी अपने काम के बल पर दोबारा रिपीट होकर के आए। और जो सबसे बड़ा जो प्रमाण है जो 100 दिन का, वो है आजमगढ़ और रामपुर का चुनाव। आजमगढ़ और रामपुर जो है खुद उनकी सीट थी आजमगढ़ की, और उन्होंने सीट छोड़ा, अपने भाई को लड़ाया और उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। रामपुर में आजम खान साहब की सीट थी, वहां भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। तो ये जनता मोदी और योगी की नीतियों को स्वीकार कर रही है, ये स्वीकार करें या न करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आज जनता मोदी जी और योगी जी से डायरेक्ट जुड़ चुकी है। आप लोग मंडलों में भी गए, मंत्रियों को भेजा गया, 2-2 बार आप लोगों ने अब तक प्रवास आप कर चुके हैं, तो उससे इस अभियान से कुछ लाभ हुआ आपको? मंडलों में जाकर के कुछ नई चीजें पता चली? देखिए, पहली बार जनता महसूस कर रही है कि पहले जनता मंत्रियों के दरवाजे पर खड़ी नजर आती थी, आज मंत्री जो है जनता के दरवाजे पर खड़े नजर आते हैं। आज मैं 6 जिलों में तो मैं खुद जा चुका हूँ, सहारनपुर मंडल में 3 जिले, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, और बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर, 6 जिलों में मैं गया। सभी मंत्रियों को हर जिले में जाना होता है। और कल का कार्यक्रम है हम लोग का उसका वृक्षारोपण का, सभी मंत्री किसी न किसी जिले में है। तो आज माननीय योगी जी के राज्य में सभी मंत्रियों को जनता के दरवाजे पर जाना है, अब जनता को मंत्री के दरवाजे पर आना नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात है, मंत्री जनता के दरवाजे पर जा रहे हैं, आप लोग वहां कमियों को पता कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट भी आप लोगों ने दी। चूंकि आपके पास ऐसा विभाग है और जो मंत्री जा रहे हैं, हम लोगों को ऐसा पता चला है आप लोगों के पास भी शिकायत आई होगी, अफसरशाही की शिकायत आपके पास नहीं आई, यानी जिलों में जो अधिकारी तैनात हैं वो काम नहीं करते हैं। इस बात को आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी को, आपकी नजर में आई कि नहीं, पहली बात। दूसरा, नजर में आई तो आपने रिपोर्ट में मुख्यमंत्री जी को बताया कि नहीं? देखिए, दोनों है, जो अच्छे काम लोगों ने किया है उसको भी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया, जहां पर जो शिथिलता लोगों ने बरती, जो जनोपयोगी कार्यों को जहां पर शिथिलता बरती, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने बताया और उस पर तुरंत उस पर एक्शन भी हुआ। अब क्योंकि स्थलीय निरीक्षण स्वयं मंत्री वहां जाके करते हैं, सभी अधिकारी वहां मौजूद रहते हैं,
जो गलतियां होती हैं सबके सामने होती हैं, तो उसको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता कि हमने ये मंत्री कोई गलत बोल रहे हैं या मैंने लोगों ने कहा ऐसे अधिकारियों की बात जो कि काम नहीं हो रहा है जिलों में अधिकारियों की वजह से। जो हम लोग की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उस पर कहीं कुछ जिलों में यदि किसी ने कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की या शिथिलता बरती है तो उसको हम लोग माननीय मुख्यमंत्री तक अवगत कराए और उस पर एक्शन हुआ। पूरा जो चुनाव था इस बार का वो इस बात पर था कि योगी सरकार के पिछले फैसले कार्यकाल के और मोदी सरकार की यानी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके लाभार्थी। इस बार 2024 में आपको लगता है कि ये आप लोगों का प्लस पॉइंट होगा, इस ओर बीजेपी काम कर रही है, आपकी सरकार काम कर रही है, योगी सरकार? देखिए, जनता सीधे जो है आज मोदी जी और योगी की योजनाओं से जुड़ चुकी हैं। अभी तक तो मोदी जी की केवल आंधी लोगों ने देखा है। 2024 में मोदी जी की सुनामी आएगी, जो एक आध बच्चे हैं वो भी उसमें बच जाएंगे। यानी 80 सीटों का जो लक्ष्य मुख्यमंत्री जी ने दिया है, अभी बोला है, वो आप लोग 80 में से 80 सीट लाएंगे? हाँ, 80 में से 80 सीटें, क्योंकि हम किसी के हम काम कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास, न किसी का वर्चस्व और न किसी की उपेक्षा। अखिलेश जी के लिए कोई सीट नहीं छोड़ेंगे, मायावती जी के लिए? देखिए, जब जनता नहीं छोड़ रही है, जो जीत गए थे 2019 में उसको भी उन्होंने ढंग से काम नहीं किया। जनता ने 3 वर्ष में ही अपने फैसले बदल दिए। तो भाई कोरोना काल में मैंने योगी जी के पिताजी की मृत्यु हो गई, श्राद्ध में नहीं गए, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी अपने घर से नहीं निकले, तो वो खुद जो है जनता से दूर हो रहे हैं, तो जनता उनसे दूर हो रही है। और हमारे नेता हैं जो सब कुछ त्याग करके, मोदी और योगी अपने परिवार सबको छोड़ करके जनता के साथ है। तो आज जनता देख रही है कि मेरे लिए कौन है। आज मोदी जी और योगी जी के राज में अन्नप्राशन से लेकर के बच्चे का, उसके माने बुजुर्ग के घर इलाज तक की जो चिंता सरकार कर रही है, कभी ऐसा संभव थोड़ी हो पाया है। कभी लोगों के घर बिक जाते थे, गिरवी रखे जाते थे, आज जो है आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपया तक के इलाज जो है आज गरीब करा ले रहा है। आज किसी का रोजगार खत्म हो जा रहा है, उसके घर में अन्न का भंडार भरा हुआ है। तो आज जनता ये सोच रही है कि भाई मोदी और योगी है तो मुमकिन है, कोई दूसरा होगा तो थोड़ी है। चलिए, जनता खुश है आपके मुताबिक। राजनीति की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपकी उसमें भी भूमिका बीजेपी में रही है, क्योंकि ज्वाइनिंग में आपकी भूमिका रही है चुनाव से पहले, तो उसमें आपने काम किया है। जिन लोगों को ज्वाइनिंग कराई गई थी, कई लोगों का ये कहना है कि उनको नहीं मिल पाया वैसा, तो आप लोगों ने कुछ वादा किया था जिनको मौका नहीं मिल रहा है, जाने माने चेहरे हैं वो। देखिए, जिससे जो वादा है वो वादा पूरा 100% पूरा होता है। आप ये बताइए कि हमारे राकेश सचान जी कैबिनेट मंत्री हैं, आज आए, कल टिकट और आज कैबिनेट मंत्री हैं। हमारी जो विजय लक्ष्मी गौतम जी हैं, आज आई, कल टिकट और हमारे साथ मंत्री हैं। आप देखिए, आसाम में हमारे माने जो हमारे वो हेमंत जी हैं जो मुख्यमंत्री हैं, वो अभी 5 साल पहले ही हमारे पार्टी में आए, आज मुख्यमंत्री हैं। जो जिससे वादा हुआ, जो जिसके लायक है, जो जिसकी मेरिट है, वहां पर उसको। मुलायम परिवार की छोटी बहू से आप लोगों ने कोई वादा नहीं किया था? देखिए, उन्होंने कुछ पार्टी के से कुछ उन्होंने कहा ही नहीं, वो तो पार्टी के काम करने के लिए कहीं, और आप देखेंगे कि वो भी अच्छा काम कर रही हैं, और आपको एक दिन लगेगा कि वो हमारे पार्टी की बहुत बड़ी नेता बनेगी। बिल्कुल। और जिस तरह से बात है, आप, क्योंकि एक बात आपको लेकर के कही जाती है, आप ओम प्रकाश राजभर जी से बहुत मिलते हैं, उसकी क्या वजह है? क्या ये दोस्ती है, क्या ये सियासत है, क्या कोई सीक्रेट प्लान है बीजेपी का? बार बार उनसे मिलते हैं तो बहुत चर्चा होती है ना इस बात को लेकर। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक ही जनपद में, ओम प्रकाश जी का भी राष्ट्रीय कार्यालय बलिया में ही है, और उनका जो पूरा जो काम करने का उनका क्षेत्र ज्यादातर मैंने हमारे पूर्वांचल में ही है। तो हम लोग शुरू से ही विद्यार्थी जीवन से उनको मैं देखता रहता हूं कि उन्होंने जो काम किया, संघर्ष करके उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। और 2017 के चुनाव से पहले वो पार्टी में एक समझौता हुआ, हम लोग के साथ आए, वो भी आगे बढ़े, हम लोग भी आगे बढ़े, उनके कारण हम लोग को भी लाभ हुआ और उनको भी लाभ हुआ। वो पहले उनकी पार्टी कोई विधायक नहीं थे, 4 विधायक हुए, मंत्री हुए, और जो बात मुद्दे उठाते हैं गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, वो काम माननीय मोदी जी और योगी जी करते हैं।
तो मैं उनसे फिर से यहाँ करके मुद्दे उठा सकते हैं। मैं आपके उनसे कहने बराबर का ये कहता हूँ कि आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, आप सही ट्रैक पर आइए। आप जिनके लिए संघर्ष करते हैं वो संभव मोदी और जोगी के यहाँ हो सकता है, दूसरे जगह नहीं हो सकता। आप लगातार उनको ये कह रहे हैं। प्रयास करते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा प्रयास आज नहीं तो कल सफल होगा। तो आपने बिल्कुल खुले दिल से अपनी बात कह दी कि आप तो मिशन पर हैं, वो आपसे मिलते हैं। दूसरा एक सवाल, आप छात्र संघ से निकले हैं, ये सवाल बहुत सारे लोग आपसे नहीं पूछते होंगे, लेकिन छात्र संघ राजनीति की नर्सरी है। इस समय छात्र संघ चुनाव कहीं नहीं हो रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि इस बात को आप देखें, लिंगदो कमेटी के उससे ही या जैसे भी हो नियमतः चुनाव कराए जाएं? कुछ बात आपकी हुई है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कहा। ये सच्चाई है कि आज छात्र संघ नहीं होता तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होता। ये छात्र संघ की ही देन है कि आज हम लोग विद्यार्थी परिषद संगठन से जुड़े और जुड़ करके आज मैं उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में यहाँ पर है। हम लोग के माता पिता को कोई नहीं नाम जानता होगा कि मैं कहाँ का हूँ, कौन वो लोग हैं। एक विचारधारा के साथ जुड़े हम लोग आज यहाँ तक आए। छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए और आपने कहा है तो मुझे विधानसभा में सदस्य के रूप में अवसर मिला है। जब ऐसे विषय आएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तो हम लोग कहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी छात्र संघ की उपज हैं और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी छात्र संघ की उपज हैं। तो छात्र संघ से उन लोगों का भी प्रारंभिक जीवन वहीं से शुरू हुआ है। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि एक ऐसे कैलेंडर बनना चाहिए कि छात्र संघ का चुनाव अनिवार्य हो, उसकी एक मैंने समय सीमा निश्चित कर दी जाए। एक ही समय में पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव कराए जाएं। और आज हमारे मोदी जी जो वंशवाद के जो बात करते हैं कि वंशवाद नहीं होना चाहिए, तो आप वंशवाद को कोई सबसे ज्यादा कोई खत्म कर सकता है तो छात्र संघ का चुनाव, क्योंकि एक स्वाभाविक लीडर उससे पैदा होते हैं। और आज मोदी जी के नेतृत्व में चाहे संसद सदस्य हों, केंद्रीय मंत्री हों या आज उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मंत्री विधायक हैं जो छात्र संघों के माध्यम से आए हैं। बिल्कुल, हमने उपलब्धियों की बात की, राजनीति की बात की। अब बहुत संक्षेप में सवालों के जवाब दीजिएगा। लोग जो जानना चाहते हैं, आपके पास परिवहन विभाग है, लेकिन क्या ऐसी मजबूरी है कि परिवहन विभाग की बसों को प्राइवेट पेट्रोल पंप से डीजल लेना पड़ रहा है? वो थोड़ा एक टेक्निकल कारण है। टेक्निकल कारण ये है कि हमारे पास थोक लाइसेंस है। हमारी जो पेट्रोल पंप है जो हमारे परिवहन विभाग का, वो थोक हमको मिलता है। तो थोक का इस समय रेट ज्यादा है, माने करीब 20 रुपया लीटर ज्यादा है और रिटेल का कम है। तो हमको उससे 15 करोड़ रुपया महीना लाभ होता है, हम प्राइवेट से लेते हैं। तो ऐसे हमारे पेट्रोलियम विभाग के लोगों से बात हो रही है कि हमारी जो थोक का जो हमारा जो पंप है उसी को रिटेल कर दीजिए तो हमारे लिए ज्यादा सुविधा हो जाएगी, तो हम अपने पंप से लेंगे। तो अभी हमको लाभ होता है, इसलिए हम प्राइवेट से लेते हैं। क्योंकि दूसरा सवाल जो लोग जानना चाहते हैं, डग्गा मार बसें अभी हर रूट पर फिर भी चलती हुई नजर आती हैं, इतने तमाम रोक के बावजूद। आप खुद भी देखने गए, उसको रोकने का क्या मैकेनिज्म है? देखिए, उसके लिए हमको विकल्प खड़ा करना है। जहां पर डाकामारी चल रही है, पहला तो मैंने ऑफर मैं उन लोगों को दिया हूं कि जो डाकामारी चला रहे हैं कि आप आइए मुझसे, आप जुड़िए, आप मुझसे अनुबंधित होइए या परमिट ले लीजिए मुझसे, आप चलाइए। तो पहला ऑफर ये है, और नहीं मानेंगे तो हम कार्रवाई कर ही रहे हैं। और उस कार्रवाई का ही नतीजा है कि 28% हमारा जो है लोड जो है परिवहन निगम का बढ़ गया है। और पिछले 3 महीनों में हम 300 से ज्यादा करोड़ रुपया अतिरिक्त लाभ में है। तो हमारा अभी जो हम घाटे में चल रहे थे, अब हम फायदे में हैं, परिवहन विभाग फायदे में आ गया है केवल 3 महीने के अंदर। तो हम जो है अनवरत हम डाकामारी पर कार्रवाई करते रहेंगे। एक दिक्कत जरूर आ रही है पैसेंजर का। हम जब गाड़ी को बंद कर देते हैं तो हमारे पैसेंजर सड़क पर खड़े हो जाते हैं, उनको घर तक पहुंचाना पड़ता है मुझे, तो उसके लिए हमको समय पर जो है हम गाड़ी नहीं दे पाते हैं। तो मैं उसका वैकल्पिक व्यवस्था निकाल रहा हूँ। पहला ऑफर इन्हीं लोगों को दिया हूँ कि आप आइए हमारे साथ अनुबंधित होइए, या नहीं होंगे तो हम इन लोगों को सीज करके हम जो है नई गाड़ियां जो है अनुबंधित करने जा रहे हैं, इसी रूट पर चलाएंगे और पैसेंजर को परेशानी ना हो। तीसरा सवाल जो लोग जानना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी के कहने के बावजूद भी आपने भी कई बार देखा, ओवरलोडिंग अभी भी क्यों हो रही है ट्रक्स? नहीं, ओवरलोडिंग बहुत बंद हो गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने 0 पॉइंट से उन्होंने ऑर्डर कर दिया है कि 0 पॉइंट से ही आप इसको बंद करिए। तो आप अब 0 पॉइंट से ही ओवरलोडिंग बंद हो गई। पहले उन पर कार्रवाई नहीं होती थी,
माने हम लोग केवल गाड़ी पर कार्रवाई करते थे, गाड़ी मालिक पर करते थे, अब उन पर भी कार्रवाई करते हैं कि जो जहां से वो माने चलते हैं। तो इसलिए हम इस पर मैंने बहुत सफलता प्राप्त की है। अभी ओवरलोडिंग जो है हमने रोका है और डाकामारी पर भी मेरा बहुत कंट्रोल है और इसको अनवरत हम जो है इसी तरह से हम प्रयास करते रहे। आरटीओ कार्यालयों में जो एक तरह से जाल है, जो एक तरह से बैठे रहते हैं रिश्वतखोरी के लिए, उन पर रोक लगाने का क्या मैकेनिज्म है? कब तक रुकेगी ये बता दीजिए। देखिए, उस जाल को ही मुझे खत्म करना है और उसमें हम बहुत सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि हमने लर्निंग लाइसेंस को मैंने ऑनलाइन कर दिया। हम जो परमानेंट लाइसेंस है उसको भी हम ऑटोमेटिक जो है हमारे हर जगह DTI बनाने जा रहे हैं, ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो उसमें ऑटोमेटिक रहेगा, वो मशीन में जिस तरह से सिमुलेटर होता है जैसे हवाई जहाज का, उस पर जो से ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग हम ड्राइविंग के लिए भी करने जा रहे हैं। तो उससे पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी कहीं टच हो रही है या क्या आप हमारे मानक को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। तो किसी मैनुअल नहीं रहेगा, तो आप किसी को पास नहीं कर सकते, आप किसी को फेल नहीं कर सकते। तो मैनुअल नहीं रहेगा, मैनुअल नहीं रहेगा तो भ्रष्टाचार जो है भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। दूसरा ये कि भाई हम परमिट जो है ऑनलाइन करने जा रहे हैं, तो किसी के हाथ में रहेगा ही नहीं तो भ्रष्टाचार कैसे करेंगे। आखिरी सवाल, हालांकि पर्चा आप ही ने लिखा है, आप ही लोगों का 100 दिन है, आप ही लोगों की उपलब्धियां हैं, लेकिन कितने नंबर देंगे 100 दिन के अपने सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों? देखिए, हमारे देने से कुछ नहीं होना है। जनता हमको 100 नंबर दे रही है और जनता जोगी जी को 100 नंबर दी और उसके लिए आजमगढ़ और रामपुर जिता करके उस 100 में 100% नंबर दी। यानी 2024 के लिए तैयार हैं आप? 2024 में 80 की 80 सीट। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हैं परिवहन मंत्री योगी सरकार में दयाशंकर सिंह। अपने विभाग की उपलब्धियों पर, सरकार की उपलब्धियों पर, बीजेपी में इनकी अपनी भूमिका पर इन्होंने बहुत सारी बातें कही और सभी सवालों के जवाब दिए। लोगों को बहुत कुछ इसका जवाब मिला होगा। तो योगी सरकार 100 दिन की उपलब्धियों पर कह रही है कि जनता का आशीर्वाद मिला है। अब आगे लक्ष्य है 6 महीने का, 1 साल का और उससे आगे का। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन।